दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है रिजुनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी यानी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। पिछली दो चर्चाओं में हमने समझा था कि मोटापा क्या है, इसके परिणाम क्या हैं, इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। आज हम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि अगर कोई मोटा हो गया है या मोटा होने से बचना चाहता है, उसके लिए क्या तरीके हैं, कौन से उपाय हैं जिस पे उसको ध्यान देना है, क्या निवारण है। तो आज फिर इस विषय पर हमें प्रकाश देने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर श्रीमन जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमने पिछली दो चर्चाओं में मोटापे के बारे में जाना, जी। मोटापे के दुष्परिणामों को जाना। जी। अगर कोई मोटा हो गया है जी। तो वो क्या करे? वास्तव में मैं इसका जो कारण बताया था, अगर कोई कारण को समझ जाए तो निवारण भी बहुत सहज है। जी। आज जो लोग मोटे होते जा रहे हैं, इससे बचने के लिए हमारी जीवन शैली को ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन शैली के कारण ही तो लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द कॉर्नरस्टोन फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। जी सर। लेकिन आजकल एक हम जैसे एक्सरसाइज पिरामिड, जैसे फूड पिरामिड समझाते हैं, इस प्रकार देयर इज ओबेसिटी ट्रीटमेंट पिरामिड ऑल्सो। इसमें आप देखिए, सबसे नीचे हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को रखे हैं, जिसमें हमारी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज को हम इसमें शामिल किए हैं। दूसरी बात है फार्माकोथेरेपी, अर्थात कई प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध है, चाहे हर्बल हैं चाहे केमिकल हैं। कई प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध है जो खा के लोग अपना वजन को घटाने के लिए प्रयास करते हैं। तीसरी बात है सर्जरी। तो आजकल बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत सुंदर विधि है, जिससे लोगों का मोटापा, डायबिटीज, जिसका बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं होता है, मॉर्बिड ओबेसिटी, सीवियर बॉडी 150 किलो, 200 किलो, 300 किलो, ऐसे लोगों को भी ये सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा रहा है। तो ये तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ये तीन बातों को ध्यान देके किसको क्या चाहिए, अगर हम उसी हिसाब से लोगों को दे सकें तो मोटापा से बच सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये तीन चीजें क्या क्या हैं, किस तरह से इन पर अटेंशन रखना है। जी, सबसे महत्वपूर्ण तो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसलिए इसको नीचे दिखाया गया है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाया गया है। लेकिन मैं शुरू से टॉप से ही शुरू करूंगा कि हमारी सर्जरी क्या उपलब्ध है आज। मोटापा को मिटाने के लिए क्या सर्जरी हम करते हैं। कई प्रकार की सर्जरी हमारे मोटापा को कम करने के लिए लोग करते हैं। जैसे कई लाइपोसक्शन करते हैं, अर्थात हमारे जो पेट के इर्द गिर्द में के अंदर जो चर्बी जमा है, उसको सक्शन करके निकाला दिया जाता है। अच्छा। सारी सक करके फैट, चर्बी सारा निकाल दिया जाता है, तो जिससे फिर पेट का साइज एकदम कम हो जाता है। दूसरी विधि है एब्डोमिनोप्लास्टी, अर्थात पेट के जो ऊपर चर्बियां है वो सब काट के निकाल के फिर से उसको, एक प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी है, रिकंस्ट्रक्शन, पेट को रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, सारी चर्बी एक्स्ट्रा जो पूरा काट के निकाल दिया जाता है। तो बड़ा दर्दनाक। नहीं, वो दर्दनाक तो नहीं है, क्योंकि सर्जरी सारी ऐसे तो पेट के काट के नहीं किया जाता है, पेशेंट को बेहोश करके ऑपरेशन थिएटर में लेके एसेप्टिक प्रोसीजर से किया जाता है, तो इसलिए दर्द तो नहीं होगा। लेकिन वो एक्स्ट्रा चर्बी जो क्या किया जाए, उसको फिर काट के निकाला जाता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी से उसको रिपेयर करके फिर उसी हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन आज जो मॉडर्न सर्जरी है, ये दोनों सर्जरी हमने देखा है, पिछले मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस है, मेडिकल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कई पेशेंट्स को जैसे लाइपोसक्शन कर दिया जाता है जी, तो कुछ दिन तक तो ठीक है, धीरे 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 फिर पेट से जितनी चर्बी निकाल दिया गया था फिर ज्यों को त्यों हो जाता है, फिर पैदा हो जाती है। हाँ, जैसे कि किसी कुआं से अगर पानी आप पंप से निकाल दो, थोड़े समय के बाद फिर वो वापस उतना पानी भर जाता है। अच्छा, इसी प्रकार जब एब्डोमिनोप्लास्टी किया जाता है, एक्स्ट्रा चर्बी को काट के प्लास्टिक सर्जरी करके किया जाता है, वो फिर भी कुछ हद तक, कुछ दिन तक तो चलता है। लेकिन फिर से अगर पेशेंट अपने जीवन शैली को नहीं बदला, वही बर्गर, पिज्जा, सब हाई कैलोरी फूड खा रहा है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो कैसे ठीक होगा? फिर धीरे 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 वेट गेन करता है। लेकिन आज जो मॉडर्न सर्जरी है, जिसको टाइप 2 डायबिटीज है और शुगर बिल्कुल कभी कंट्रोल नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, जितना भी दवाई दे दो जो भी नहीं कंट्रोल होता है, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, उसका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है, ऐसे लोगों को एक सर्जरी
हम करते हैं, एडवाइस करते हैं, वो है बैरिएट्रिक सर्जरी। वो बैरिएट्रिक सर्जरी एक्चुअली वो भी बेहोश करके ही किया जाता है, और हमारे जो पेट के अंदर के जो स्टोमक है, जो पाकस्थली है, उसको ही वास्तव में काट दिया जाता है, या उसमें क्लैंप लगा दिया जाता है, एक स्लीव लगा दिया जाता है, बाईपास कर दिया जाता है, जिससे आदमी बहुत कम खा पाता है, बहुत कम मात्रा में खा पाता है, ज़्यादा खा ही नहीं पाएगा क्योंकि पेट ही छोटा हो गया, या उसको एब्जॉर्प्शन जैसे नहीं होगा, उसको बाईपास कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, आदमी का इंटेक बहुत कम हो जाता है, या जो भी खाता है उसको बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो नेचुरली उसका वेट रिडक्शन होता है। मैं बहुत सारे पेशेंट्स को देखा हूँ जिनका 50 किलो 60 किलो वजन तो धक से घट जाता है, 3-4 महीने के अंदर ही घट जाता है, 100 किलो तक भी वजन घट जाता है। अभी रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, एक अमेरिका में 560 की 70 किलो की एक लेडी, शी लॉस्ट हर बॉडी वेट एंड शी बिकम जस्ट 70 की 80 किलो। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त। तो एकदम हाँ, मोटे लोगों को बेहोश करना और सर्जरी करना बहुत ही डिफिकल्ट है। दूसरी बात है, सर्जरी कराने के बाद पेशेंट कुछ खा नहीं पाता है। मेरे पास एक लेडी आई थी, बहुत मोटी, उसको मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराया और उसका शुगर कंट्रोल करके फिर हो गई। 1 साल के बाद मुझे फ़ोन करती है कि डॉक्टर साहब, मैं बैरिएट्रिक सर्जरी कराया और मेरा वेट एकदम कम हो गया, मैं अभी एकदम नॉर्मल बॉडी वेट है, परंतु मुझे एक बहुत बड़ी समस्या है, अभी मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ और मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तो मैं उनको बुलाया, मैं कहता कि आइए देखेंगे, पूरा सब कुछ चेक करेंगे, देखेंगे। जब उनको मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल पहचान नहीं पाया। एक 50 साल की लेडी, लेकिन दिखती थी बिल्कुल एकदम जैसे कि 60-70 साल हो गया। सारी चमड़ियाँ ऐसे इधर उधर लुढ़क रही हैं और कहती है मैं सिर्फ लिक्विड ही ले पाती हूँ और कुछ नहीं ले पाती हूँ। तो मैं बोला कि वही बात पहले से ही आपको समझाया था कि अगर आपका खान पान को थोड़ा कंट्रोल करते, जवान को थोड़ा सा कंट्रोल करते, तो ये नौबत आज लाखों रुपया भी खर्च किए। तो बैरिएट्रिक सर्जरी का अपना महत्व है, ठीक है, कोई 400-300 किलो है और शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक है, कर दे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कईयों को कई प्रकार के फिर कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। दूसरी बात है, मैं आपको बताऊंगा फार्माकोथेरेपी के बारे में, अर्थात आज बहुत प्रकार के मेडिकेशंस उपलब्ध है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कुछ दवाई लिख दो ना, मेरा मोटापा कम हो जाए। आप वंडर खाएंगे, मोटापा को कम करने के लिए ये पिछले 20-30 साल के अंदर इतने सारी दवाइयां आई, फिर बैंड हो गई, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ना कुछ होने लगा, तो कितने सारी दवाइयां बैंड हो गई। और आज भी कई दवाइयां उपलब्ध है, वो हमारे शरीर के अंदर चर्बी को एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो तेल जो भी खाते हैं, तेल घी आदि, वो हमारे फिकल मटेरियल से तो लीकेज हो जाता है। कभी कभी कपड़े भी खराब हो जाते हैं लोगों को। ऑफिस में कहीं जाते समय अगर कपड़े खराब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, सोचिए, बहुत खराब। तो इसलिए मेडिकेशंस इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स है, आ जाते हैं, कल फिर बैंड हो जाता है। तो और उसका इतना भी प्रभाव आप नहीं देखेंगे, उसका रिजल्ट आपको नजर नहीं आएगा अगर व्यक्ति अपना खान पान को नहीं सुधारता है, उसके लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करता है। तो सबसे मुख्य बात है तो हमारे लाइफस्टाइल। जब तक हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, कोई अगर मोटा है तो नॉर्मल नहीं हो पाता है, अगर कोई मोटा होना नहीं भी चाहता है, अगर ठीक रहना चाहते हैं तो भी उसको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि मोटापे को कम किया जा सकता है, उसके लिए कुछ सर्जरी है, मेडिकेशन है, लेकिन फिर भी एक बात जो सबसे ज्यादा इसमें देखने को, समझने को मिली है, वह है लाइफस्टाइल परिवर्तन की। तो हम चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और ये जानते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या बातें हैं जिनको हमें चेंज करनी है। जी, जीवन शैली वास्तव में हमारी हेल्दी होनी चाहिए, जिसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं जी। और हेल्दी लाइफस्टाइल में भी 3 बातें हम मुख्य रूप में समझाते हैं, जिसको कहते हैं ट्रायड ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल जी। ट्रायड ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, इसमें सबसे मुख्य बात है हमारे बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट, दूसरी बात है हमारे फिजिकली एक्टिव लाइफ और एक्सरसाइज, तीसरी बात है स्ट्रेस फ्री लिविंग थ्रू मेडिटेशन। तो ये 3 बातों को अगर हम ध्यान देंगे और हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाएंगे, इसको ही वास्तव में हेल्दी लाइफस्टाइल कहा जाता है। तो ये 3 बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी खान पान।
एक्चुअली बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए। अगर आप अपना बॉडी वेट को मेंटेन करना चाहते हो या वेट रिड्यूस करना चाहते हो, जब तक आपको हेल्दी डाइट क्या है, बैलेंस्ड डाइट क्या है या वेजिटेरियन डाइट का महत्व क्या है आपको नहीं पता है, आप खान पान ठीक नहीं है, तो आपका वजन नहीं घटेगा। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न उठता है कि वेजिटेरियन डाइट क्या है, इस पे आप प्रकाश दें। मनुष्य वास्तव में एक वेजिटेरियन एनिमल है। दुनिया में दो प्रकार के प्राणी आते हैं, एक है शाकाहारी, एक है मांसाहारी, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो मनुष्य के अगर शारीरिक बनावट को अगर देखा जाए, हमारे बड़े बड़े कैनाइन टीथ नहीं है, हमारे बड़े बड़े क्लॉज नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन अगर देखा जाए, हमारी आंतड़ी भी बहुत लंबी है, जो वेजिटेरियन एनिमल्स के होते हैं। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल है, नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, उनके ये सारे उनके शारीरिक जो गठन है वो संपूर्ण भिन्न है मनुष्य से। तो मनुष्य के शरीर मुताबिक ही हमें वेजिटेरियन खाना चाहिए, अर्थात जितने भी शाकाहारी चीज़ें जो फल है, फूल हैं या सब्जियां हैं, उसमें भी लीफी वेजिटेबल्स आ सकते हैं और भी प्रकार के वेजिटेबल्स हैं, ये सब प्रचुर मात्रा में हमें खाना चाहिए। और वेजिटेरियन में कई लोग स्ट्रिक्ट वेगान भी होते हैं, बिल्कुल मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट वगैरह भी नहीं लेते हैं। वो एनिमल वास्तव में उसको नॉन वेज में काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं। नॉन वेज में वास्तव में कोई एनिमल्स को जब हम मर्डर करते हैं, किल करते हैं और उसको जो खाते हैं, जैसे मीट है या चिकन है, तो ये सबको हम नॉन वेजिटेरियन डाइट कहेंगे। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को हम वेजिटेरियन डाइट में शामिल कर सकते हैं, परंतु हमारा भोजन सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, इट शुड बी बैलेंस्ड माना संतुलित आहार। तो सर, बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? जो भी हम सारे दिन खाते हैं वो वास्तव में संतुलित होना चाहिए। इसका कई अर्थ हम ले सकते हैं, जैसे हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं अगर उसमें पूर्ति होती है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के लिए प्रचुर मात्रा में ऊर्जा चाहिए। कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसी अनुकूल ही अनुपात में ही उसको कैलोरीज की आवश्यकता है। अगर हमारे जो भी खाना भोजन खाते हैं उसमें उतने एनर्जी हमें मिलती है, जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या दूध पीते हैं, घी खाते हैं, ये सब चीज़ों से हमें शक्ति मिलती है जी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें शक्ति नहीं देती हैं, फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। उदाहरण के रूप में आपको आपके भोजन में आयरन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको धीरे धीरे खून की कमी हो जाएगी। आपके भोजन में कैल्शियम होना आवश्यक है, नहीं तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। इस प्रकार अनेक प्रकार के विटामिन भी हमें आवश्यक है। तो हमारे भोजन में अगर जो एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाली जो भी खान पान की चीज़ें हैं, जैसे अनाज है, दालें हैं या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ये सब हैं, साथ साथ विटामिन, मिनरल्स, ये सब भी हमारे भोजन में अगर मिलते हैं, जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों का एक संतुलन, एक समन्वय है, तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। साथ साथ अगर हमारे भोजन में हमारी जितनी आवश्यकता है उतनी कैलोरी ही हम खा रहे हैं, तो उसको भी बैलेंस डाइट कहेंगे। हर एक व्यक्ति की कैलोरी या ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग है। एक रिटायर्ड व्यक्ति है, उसको कम चाहिए, कोई बहुत फिजिकली मेहनत करता है, उसको ज़्यादा चाहिए। तो हमारी आवश्यक मुताबिक ही हम ले रहे हैं। और राइट मील्स एट राइट टाइम, अर्थात हमारे नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह हो, डिनर डिनर की तरह हो। आज शहरों में खास करके लोग देखेंगे, सवेरे सवेरे चाय पिएंगे, चल पड़ेंगे ऑफिस, क्योंकि नाश्ता बनाने का फुर्सत ही नहीं किसी को। दिन भर काम करेंगे, 2 टोस्ट खा लेंगे, वर्किंग लंच कहते हैं जिसको। रात को आएंगे, सारा दिन खाया नहीं, इतना भूख लगेगा, तो नेचुरली जाके डिनर फिर एकदम कुंभकर्ण की तरह इतना सारा खाएंगे, उसको बैलेंस डाइट नहीं कहा जाता है। तो ये बात को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारे भोजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और कम से कम 3-4 बार भी हमें खाना चाहिए। कई लोग 1 बार खाते हैं, कई लोग 2 बार खाते हैं, कई लोग तो कई दिन तक उपवास करते हैं, 6 दिन 7 दिन तक, और लास्ट दिन जिस दिन उपवास पूरा हो गया, एक ही साथ 7 दिन का क्या 10 दिन का खा लेते हैं, उसको बैलेंस डाइट नहीं कहेंगे। तो बैलेंस्ड एंड वेजिटेरियन डाइट। और हमारी भोजन में
जितना ज़्यादा रेसाएं हो बहुत अच्छा। वेजिटेरियन चीज़ों में जैसे सब्जियां है, फल है, इसमें बहुत सारे रेसा होते हैं, जिससे आपका मोटापा नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कैलोरी ज़्यादा नहीं होती है। जो रिफाइंड है, जितनी सारी चीज़ें हैं, उससे हाई कैलोरी और फट से शुगर भी बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ता है। जी। तो हम हमारी भोजन में तेल घी जितना कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि आज लोग मेहनत नहीं करते हैं और हाई कैलोरी ये सब तेल घी आदि ये सब खा के फिर लोग मोटे हो रहे हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जंक फूड, फास्ट फूड, ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें ही एम्प्टी कैलोरीज है, इसमें ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं, जिसके कारण लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो हमारे भोजन सिंपल है। देखिए हमारे भारतवर्ष में कहावत है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो जो व्यक्ति जितना सिंपल खाता है उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी, मोटा भी नहीं होगा। तो हमारे थाली में 50% तक वेजिटेबल होना चाहिए, 1/4 अनाज होनी चाहिए, चावल चपाती, 1/4 दाल और थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये हमारे आइडियल प्लेट है। अगर हमारे थाली में 50% वेजिटेबल, 25% अनाज, 25% प्रोटीन डालें, अगर ऐसा हो तो इसको बैलेंस डाइट कहेंगे। अगर कोई मोटापा कम करना चाहता है, वजन घटाना चाहता है, तो सारे दिन में मैक्सिमम 1200 कैलोरी लेना चाहिए। 1200 हाँ, कैलोरी। कम से कम 1000 कैलोरी। 1000 से कम लेंगे तो फिर वो नुकसान करेगा। 1200 कैलोरी अगर सारा दिन खाते हैं तो फिर हमारा वजन कम होता जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी द्वारा हम थोड़ा कैलोरी बर्न करेंगे। खान पान में हमारा 500 कैलोरी, नॉर्मली एक व्यक्ति 2000 कैलोरी के आसपास, एक जस्ट मीडियम कैटेगरी का व्यक्ति जो बहुत मेहनत भी नहीं करता है, बिल्कुल भी बैठा नहीं, मीडियम वर्क वाला, उसको 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है, मिडिल एज्ड वाला। तो हमारे भोजन में जितनी आवश्यकता है उस कैलोरी से अगर 500 माइनस करें, फिजिकल एक्टिविटी द्वारा 500 कैलोरी बर्न करें, तो ऐसे 1000 कैलोरी डेली अगर हमारा माइनस होता जाएगा तो वेट नहीं घटेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, वजन डेफिनेटली कम होगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने जाना कि हमारी डाइट बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, हमें कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए, तो हम अपने वजन को रिड्यूस कर सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का दूसरा पहलू है वो है हमारे फिजिकल एक्टिविटी है। फिजिकल एक्टिविटी अर्थात हम खाना पीना कितना भी कम खाएं, अगर हम शारीरिक मेहनत नहीं करते हैं तो वजन कैसे घटेगा। जी। एक एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता है, सर मैं तो दिन में 10 रुपया ही कमाता हूं, लेकिन वो व्यक्ति 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा तो क्या होगा? 10 रुपया बैंक बैलेंस में जमा होगा ना? नहीं। बिल्कुल। इसी प्रकार हम कितना भी कम खाएं लेकिन हिलते ही नहीं है, डुलते नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं तो वजन कैसे घटेगा। तो इसलिए एक तरफ हमारे खान पान का भी हम जितनी आवश्यकता है उसी अनुसार लेना जरूरी है। हम सभी को कैलोरी कॉन्शियस बनना जरूरी है, तो ही जाके हमारे वेट का हम ख्याल रख सकते हैं। जो कैलोरी कॉन्शियस नहीं है, कुछ भी खाते जा रहे हैं, कैसे होगा। कई लोग कहते हैं मुझे बहुत भूख लगती है, क्या करें डॉक्टर साहब। तो अगर किसी को भूख ज़्यादा लगती है तो हमारे भारतवर्ष में घर घर में हम छाछ पिलाते हैं लोगों को, छाछ, बटर मिल्क, खूब थिन बटर मिल्क, पानी ज़्यादा डाल दीजिए, पी लीजिए। आपको वेजिटेबल सूप, टमाटर सूप बना के रखिए, जब चाहे पीजिए। चाय नहीं पीना चाहिए, जो ज़्यादा चाय पीते हैं उनका भी वेट बढ़ता है। तो खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, हमें एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। और एक्सरसाइज, लोग 5 मिनट, आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं लेकिन 15 घंटा बैठ के टीवी देखते रहते हैं, तो उसमें भी कैसे होगा। तो दोनों फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ एक्सरसाइज भी करें तो ही हम कैलोरी कम होगा, वेट। शारीरिक श्रम को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जी। और एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक श्रम कितना भी करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हमारे शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज द्वारा हमारे हर जॉइंट, हर मसल्स, हर बोन को हम मोबिलाइज करते हैं, उससे कैलोरी बर्न भी होता है, साथ साथ जॉइंट मोबिलिटी रहती है, अनेक प्रकार की जो स्टिफनेस, कई प्रकार के प्रॉब्लम वो भी बच सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, रिपीटेटिव मूवमेंट होने के कारण ग्लूकोज यूटिलाइजेशन ठीक से होता है, तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। तो एक्सरसाइज के बहुत से फायदा है, तो फिजिकल एक्टिविटी करें, साथ साथ एक्सरसाइज करें। तो डॉक्टर साहब, वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो करनी चाहिए, जो मोटा आदमी है तो उसके लिए हमें जाहिर है कुछ निश्चित एक्सरसाइजेज भी होंगी। हाँ, आज दुनिया में बहुत प्रकार के एक्सरसाइज उपलब्ध है, लेकिन व्हिच इज बेस्ट, सबके मन में आता है, क्या करूं क्या ना करूं, आदमी कंफ्यूज रहता है, अनेक प्रकार की, कोई क्या सिखाता है, कोई क्या सिखाता है।
तो क्या करना चाहिए? वास्तव में इसकी भी समझ चाहिए। जैसे आज लोगों को क्या खाएं क्या ना खाएं समझ नहीं है, इस प्रकार एक्सरसाइज के बारे में भी समझ नहीं है, तो आप गलती कर बैठेंगे, उससे नुकसान होगा फायदा के बजाय। तो एक मोटा व्यक्ति, अगर कोई मोटा है, उसका वजन घटाना चाहता है, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज तो मैं कहूंगा वॉकिंग। इट द बेस्ट पॉसिबल एक्सरसाइज। इससे और सहज एक्सरसाइज, सरल एक्सरसाइज, लिस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव वेलनेस प्रोग्राम और कुछ नहीं हो सकता है। और हिपोक्रेट्स, आज से हजारों साल पहले हिपोक्रेट्स कह के गए हैं, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वो कह के गए हैं, वॉकिंग इज मैन्स बेस्ट मेडिसिन। सबसे बहुत सुंदर दवाई वॉकिंग है। तो डॉक्टर साहब, कितना प्रतिदिन हमें वॉक करना जरूरी है, करना ही चाहिए एक फैटी व्यक्ति को? जी, WHO का मानना है कि हम कम से कम हफ्ते में 5 दिन भी आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें। नॉर्मल एक होता है टहलना, धीरे धीरे, आप 24 घंटा भी टहलते रहो, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, कम से कम ब्रिस्क वॉक आधा घंटा करना चाहिए, और वो भी आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वजन घटाना चाहता है तो वो आधे घंटे में नहीं चलेगा, आपको कम से कम 1 घंटा तो चलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा, अगर वजन घटाना चाहते हो, सवेरे 45 मिनट्स 1 आवर, आफ्टरनून में भी 45 मिनट्स 1 आवर। अगर एटस्ट्रेस नहीं हो पाता है, 15-15 मिनट करके भी अगर 3-4 बार कोई चलता है तो भी इट इज बेनिफिशियल। थोड़ा तेज चलना चाहिए, ये नहीं कि हल्के हल्के हम ऐसे ही नहीं, वो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। ब्रिस्क वॉक करना जरूरी, तो ही कैलोरी बर्न होगा। जो मोटे होते हैं वो वास्तव में बहुत लोगों के घुटने घिसे हुए होते हैं, जिसके कारण पेन होता है, वो चल नहीं पाते हैं। तो कई लोग फिर कहते हैं, डॉक्टर साहब खाली चलने से क्या होगा, थोड़ा तो जंप लगाना चाहिए, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो कहाँ बर्न होगा। सही बात है। आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? बहुत ज्यादा ही स्वास्थ्यवर्धक है, और बहुत हिम्मत की बात है, इतना कर पा रहे, कूद पा रहे। ये इतनी मोटी लेडी है, आप देखिए जो पीटी कर रही है, क्या ये करना चाहिए? कई लोगों को उमंग सा आता है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं। ऐसे ही सिमिलर एक लेडी मेरे पास आई थी, 120 किलो, अपने पाँव को फ्रैक्चर करके आई थी। मैं बताया, मैडम कैसे फ्रैक्चर हुआ? तो कहते क्या बताऊं डॉक्टर साहब, मेरे वेट कम करने के लिए मुझे किसने सुझाव दिया कि आप एक रस्सी ले आओ, जो बच्चे कूदते हैं, वो रस्सी में सवेरे 10-15 मिनट कूदो, शाम को 10-15 मिनट कूदो, बस 5-6 महीने में तो एकदम स्लिम हो जाओगे। तो बहन जी ले आई, और पहला दिन ही एक छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी बार पांव थोड़ा सा टिल्ट हो गया, फ्रैक्चर। तो 1.5 महीना तक खटिया में लेटी रही प्लास्टर करके, उसका 10 किलो वजन बढ़ गया। तो इसलिए इस प्रकार का जॉगिंग करना, इस प्रकार का जंप करना, ये जो मोटे हैं उनके लिए बिल्कुल मना है। मोटे लोगों के लिए सबसे बहुत सुंदर एक्सरसाइज है साइकिलिंग। लेकिन आउटडोर साइकिलिंग कभी भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिस्क हो सकता है, कहीं गिर पड़ सकते हैं, कहीं उबड़ खाबड़ अगर रास्ता है ठीक नहीं है, बम्प है, कहीं खड्डे हैं। तो आजकल तो बहुत सुंदर है एक इजी बाइक रखना घर में, जो कि आप वहाँ स्टैटिक है, बरंडा में रख लो या आप छत पे रख लो, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मीटर रहता है जिसमें आप कितना कैलोरी बर्न करते हो वो भी दिखाता है। तो इसलिए मोटे व्यक्ति अगर ऐसा एक इजी बाइक में बैठ के अगर चलाए साइकिल, तो उसमें घुटने पर उसका जोर नहीं आता है, तो इट इज नॉन वेट बियरिंग। इसलिए सबसे फायदेमंद है मोटे व्यक्ति के लिए साइकिलिंग करना, इजी बाइक। और इसमें कभी भी आपका आगे के लिए घुटने खराब नहीं होंगे। कई लोग कहते हैं अच्छा हम ट्रेडमिल में चल सकते हैं, घर में भी रखते हैं। अगर आपके घुटना घिसा हुआ नहीं है, आप हमेशा जूता पहन के घर में ट्रेडमिल रख के चल सकते हैं, क्यों नहीं। लेकिन याद रखिएगा, वो ट्रेडमिल कभी भी ऐसे अपवर्ड स्लेंटिंग पोजीशन में नहीं रखना है, उसको पैरेलल रखना है। अगर ऐसे आप इंक्लाइन करके रखते हैं और चलते हैं, थोड़े दिन के अंदर आपके घुटने घिस जाएंगे, तो वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मोटा आदमी के लिए वास्तव में चलना बहुत अच्छा है, अगर वो घुटना घिसा नहीं है, पेन नहीं हो रहा है। लेकिन सवेरे कम से कम 1 घंटा, शाम को कम से कम 1 घंटा अगर ऐसा चले तो अच्छा है। नहीं तो सबसे बेस्ट है घर में एक साइकिल रख के चलाओ, और उससे आपका कैलोरी कितना बर्न होता है आप भी समझ पाओगे। 500 कैलोरी टारगेट रखना है मुझे, बर्न करना है। साइकिलिंग बहुत अच्छा है, छोटे बच्चे से लेके जिसको मोटापा नहीं भी है, सबको एनकरेज करना चाहिए साइकिलिंग करो। तो दोस्तों, हमने समझा कि मोटापे को कम करने के लिए साइकिलिंग
एक्सरसाइज और वॉकिंग, ये 3 बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको करेंगे तो आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि इनके अलावा भी कोई और तरीका है जिसको करना हमारे लिए आवश्यक है? एक्सरसाइज में वॉकिंग और ये साइकिलिंग के साथ साथ कोई व्यक्ति अगर स्विमिंग करता है वो भी बहुत बेनिफिशियल है। आजकल जिम खाना, हेल्थ क्लब्स भी हैं, वहाँ जाके जब एनारोबिक एक्सरसाइज हम करते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, उसमें भी हमारी चर्बी को घटाने में मदद करते हैं, लेकिन उसका एक्सपर्ट्स कोच चाहिए। अगर प्रॉपर व्यक्ति कोचिंग नहीं, जैसे बताया वो रस्सीकुदा, तो नुकसान हो सकता है। आजकल योगासन भी लोग करते हैं बहुत, लेकिन योगासन को फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपके बॉडी फ्लेक्सिबल हो सकता है, लेकिन चर्बी कम करने के लिए थोड़ा सा आपको कैलोरी बर्न करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत चाहिए। इसमें वजन घटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको एक्सरसाइज करते हैं तो साथ साथ घर में फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी है। आधा घंटा सवेरे चल लिया, बैठा रहा, सारा दिन 15 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा बैठ के टीवी देखा, तो कैसे वजन घटेगा? तो सारा घर का काम, ऑफिस का काम, झाड़ू पोछा लगाना, कुछ भी अपना घर का काम करें ना, उसमें क्या इंसल्ट फील करने की बात है। तो हम कुछ ऐसे घर के फिजिकल एक्टिविटी भी करें, उससे कैलोरी बर्न होगा, वजन ठीक होगा। तो दोस्तों, हमने समझा कि इसको ठीक करने के लिए, मोटापे से मुक्त होने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को परिवर्तन, यानी अपने भोजन पर ध्यान देना जरूरी है, एक्सरसाइजेस पर जरूरी है। इसके अलावा भी सर कोई तीसरा पहलू है? तीसरा पहलू है कि हम मेडिटेशन भी करना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति तनावग्रस्त होता है वही व्यक्ति ही ज़्यादा खाता है, और जब ज़्यादा खाता है फिर वो मोटा होता जाता है। तो इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है, और तनाव मुक्ति के लिए कोई दवाई, कोई प्रकार के एडिक्शन से कभी नहीं हो सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन ही एक विधि है। तो जो राजयोग मेडिटेशन नियमित करता है और वो मेंटल रिलैक्सेशन होता है उसका, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिलीव होता है, तो बॉडी में हीलिंग होना भी शुरू हो जाता है और वही स्वस्थ रह सकता है। मेडिटेशन एंड पॉजिटिव थिंकिंग ये मेंटल एक्सरसाइज है, जैसे शारीरिक एक्सरसाइज है, ये मेंटल एक्सरसाइज है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 3 बातें, फिजिकल एक्टिविटी, वेजिटेरियन डाइट एंड मेडिटेशन, ये 3 बातों को अगर हम ध्यान दें और चलें तो ऑटोमेटिकली हम मोटापा से बच सकते हैं, आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की परिचर्चा से हमारे सामने ये बात आई है कि मोटापे से हम किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, क्या निवारण है। 3 बातें इसमें बताई गई कि किस तरह से मोटापे से हम दूर होते हैं। पहला, सर्जरी का एक ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा मेडिकेशंस है, और तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वह लाइफ स्टाइल का चेंज करना। और लाइफ स्टाइल में भी 3 बातें हमारे सामने आई हैं। पहला है डाइट, हमारा खान पान बदले। दूसरा है एक्सरसाइज, हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करें। और बहुत इंपॉर्टेंट तीसरी बात जो बताई है वो है मेडिटेशन, क्योंकि तनाव भी एक कारण है जो आपको मोटा करता है, और तनाव के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है। तो तनाव से मुक्ति के लिए मेडिटेशन ही एक उपाय है, और मेडिटेशन के जरिए आप तनाव मुक्त होंगे, मोटापे से मुक्त होंगे। आज की परिचर्चा यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।